साथियों जय भीम। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि ऑर्गेनाइज टू सोसाइटी। समाज को संगठित करने के लिए बाबा साहब ने संघ की परिकल्पना की थी। लेकिन आज की तारीख में उस के अर्थ को अनर्थ करके लोगों ने हजारों संगठन बना डाले और समाज में जाकर के कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, संगठित रहो। संगठित रहो नहीं, संगठित करने की बात बाबा साहब ने कही थी। समाज को संगठित करने की बाबा साहब ने बात कही थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, इसलिए हमने संगठन बना लिया है। साथियों, ये बुद्धिजीवियों की तरफ से एक तरह से धोखाधड़ी है, बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ईमानदारी क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा बाबा साहब की जो लिखी हुई किताब है उसकी तरफ हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, बुद्ध और उनका धम्म। उसके प्रथम भाग और अध्याय 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है साक्य संघ के बारे में। साथियों, साक्य संघ क्या था? साक्य संघ तथागत बुद्ध के पहले का एक संघ था, जिसके नियम के अनुसार यदि कोई युवक 20 साल का होता था तो उसको संघ में दीक्षित होना पड़ता था। जब वो संघ में दीक्षित हो जाता था, होते समय उसमें आपत्ति ली जाती थी और आपत्ति न आने पर यह माना जाता था कि संघ ने सहमति दी है और उसकी संघ में दीक्षित होने की कार्रवाई होती थी। नवयुवक को शपथ दिलाई जाती थी और शपथ लेता था और एक संघ का जो वरिष्ठ नागरिक था वो उसको शपथ दिलाता था। उससे खुद पूछता था कि आपको संघ में दीक्षित होना है, आपकी सहमति है कि नहीं? तो वो स्पष्ट कहता था कि हाँ, मेरी सहमति है। अगर नहीं है तो उसको दीक्षित नहीं किया जाता था। वह शपथ लेता था। तथागत बुद्ध ने भी 20 साल के होने पर साक्य संघ में दीक्षा ली, दीक्षित हुए और उनके दीक्षित होने के 8 वर्ष बाद एक घटना घटती है और इस घटना का जिक्र होना अनिवार्य है, तब जाकर के हमारे दिमाग में संघ का कंसेप्ट क्लियर होगा। और वो घटना कौन सी है? कोलियों और शाक्यों के बीच रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के युद्ध हुआ करते थे, छुटपुट युद्ध होते थे। संघ में दीक्षित होने के 8वें वर्ष बाद भी यह घटना हुई और विवाद हुआ। पानी के मुद्दे को लेकर के शाक्यों और कोलियों में विवाद हुआ। तो तय किया गया कि युद्ध के द्वारा इसका हल हमेशा के लिए किया जाए। साथियों, बुद्ध ने विरोध किया, सिद्धार्थ ने विरोध किया, क्योंकि उस समय वो बुद्ध नहीं थे, उस समय सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ गौतम ने उसका विरोध किया। तो विरोध होने पर संघ के द्वारा प्रस्ताव जब सदन में लाया गया तो उस पर बहुमत लिया गया और बहुमत लिया गया तो तय हुआ कि इस विवाद का निर्णय या हल युद्ध के माध्यम से हमेशा के लिए किया जाए। जब संघ का निर्णय हो गया तो यह स्वाभाविक था कि उसको सबको करना चाहिए। मान्य किया गया। मान्य करने की जब बारी आई तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं युद्ध के निर्णय से सहमत नहीं हूं। साथियों, संघ में यह प्रावधान था कि संघ के किसी निर्णय को यदि कोई अमान्य करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तय हुआ कि या तो सिद्धार्थ को युद्ध में भाग लेना होगा, सब लोग युद्ध में भाग लेंगे। यदि भाग नहीं लेते हैं तो फिर
उनको या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या देश निकाला दिया जाएगा। और तीसरा जो प्रावधान था कि उसके परिवार की सामाजिक हैसियत जो आज है वो नहीं रहेगी, अर्थात सामाजिक बहिष्कार उनका किया जाएगा और उनके खेतों की जब्ती की जाएगी। साथियों, जब ये निर्णय संघ का हुआ तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने अपराध किया है तो मेरी सजा मेरे परिवार को नहीं होना चाहिए, मेरी सजा मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार की जीविका का साधन उनसे नहीं छीना जाए, उनके खेतों की जब्ती नहीं की जाए, और मैं युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। तो फिर तय हुआ कि आपको दो में से कोई एक दंड आप देंगे, वो मुझे मंजूर है। साथियों, अब मृत्युदंड अथवा देश निकाला। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनको देश निकाले की सजा दी गई, जो सिद्धार्थ ने स्वयं वर्ण की और सहमति दी। साथियों, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शाक्य संघ इतना मजबूत था कि वो राजा के खेतों की भी जब्ती कर सकता है, राजा को बेदखल कर सकता है, राजा का सामाजिक बहिष्कार कर सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ के पिताजी उस समय राजा थे। तो इससे ये संकेत मिलता है कि संघ सर्वोपरि था, राजा उसके सामने एक प्रतिनिधि मात्र था। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि शाक्य संघ एक जाति का संघ था, तो नहीं। संघ के नियम में ये स्पष्ट था कि जो व्यक्ति संघ में शामिल होगा वो अपना नाम, अपनी हैसियत, अपनी जाति, अपनी पहचान और अपनी स्थिति उसी तरह खो देगा जिस तरह से समुद्र में मिलने पर नदियां अपना अस्तित्व और नाम खो देती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय शाक्य संघ जाति विशेष का संघ नहीं था, वह जातियों का संघ था या समाज का संघ था। ये स्पष्ट होना अनिवार्य है और ये समझना भी जरूरी है। अब मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि संघ की तरफ जो तथागत बुद्ध से पहले जो संघ था, उस संघ की स्थिति क्या थी, मैंने आपके सामने ये स्पष्ट की है। इसमें बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी वो इंगित होती है, और वो परिकल्पना क्या थी? संघ सर्वोच्च था, ये स्पष्ट होता है, और संघ में सबकी हैसियत समान होती है। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, चाहे वो पद से या योग्यता से, सब समान होते हैं। लेकिन साथ में स्पष्ट ये भी है कि संघ में कभी पंजीयन नहीं होता, संघ कभी चंदा नहीं लेता, और संघ के निर्णय निष्पक्ष और लोकतांत्रिक होते हैं, सामूहिक होते हैं। संघ हमेशा उस स्लोगन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है जो तथागत बुद्ध ने बार बार उसका जिक्र किया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संघ का नेता पर पूरी तरह नियंत्रण होता है, जिस तरह से राजा शुद्धोदन के ऊपर संघ का नियंत्रण था। चूंकि संघ चंदा नहीं लेता, संघ में कोई पंजीयन नहीं होता, संघ में सबकी स्थिति समान होती है, संघ सर्वोच्च होता है, इसलिए संघ में भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं होती, अर्थात संघ की व्यवस्था भ्रष्टाचार शून्य होती है और संघ सर्वमान्य होता है। ये संघ की कुछ खास विशेषता हैं जो मैंने आपके समक्ष में रखी है।